नमस्कार। YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्रम में पिछले वीडियो में हमने जाना इंटेंसिटी शिफ्ट्स। उस इंटेंसिटी शिफ्ट्स का जो एक कारण है सॉल्वेंट इफेक्ट, आज हम सॉल्वेंट इफेक्ट के बारे में जानेंगे। सॉल्वेंट इफेक्ट, स्टेरिक एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वुडवर्ड फाइजर रूल्स फॉर डाई-इन्स एंड ट्राई-इन सिस्टम्स। तो आज शुरू करते हैं सॉल्वेंट इफेक्ट के बारे में। जब हम यूवी स्पेक्ट्रा मेजर करते हैं तब हम देखते हैं, या एग्जांपल्स लेकर के देख रहे हैं हम एन से पाई एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशंस के लिए और पाई से पाई एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशंस के लिए। इन दोनों केसेस में यदि हम सॉल्वेंट को चेंज करते हैं, सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट से यदि हम पोलर सॉल्वेंट के अंदर स्पेक्ट्रा मेजर कर रहे हैं तो N2 पाई एंटीबॉन्डिंग सिस्टम्स के लिए हमें ब्लू शिफ्ट ऑब्जर्व हो रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ब्लू शिफ्ट किसके लिए ऑब्जर्व हो रहा है, एन से पाई एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशंस के लिए हमें ब्लू शिफ्ट ऑब्जर्व हो रहा है। और यदि हम पाई से पाई एंटीबॉन्डिंग की बात करते हैं ट्रांजिशंस की, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट से यदि हम चेंज करते हैं, पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, तो उस केसेज में हमें रेड शिफ्ट ऑब्जर्व होगा। आप देख सकते हैं स्पष्टते ये रेड शिफ्ट किसके लिए, पाई से पाई एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशंस के लिए। चलो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ वाइट बोर्ड्स की मदद लेते हैं। यदि हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं तो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, पाई एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पे इफेक्ट होता है। तो इफेक्ट्स ऑफ पोलैरिटी ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का ऑर्डर है वो आप वाइट बोर्ड पर देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा पोलैरिटी का इफेक्ट है वो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पे होगा। उससे कम पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पे सॉल्वेंट की पोलैरिटी का इफेक्ट होगा, और सबसे कम जो पोलैरिटी का इफेक्ट है पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पे होगा। तो इसी मेजर बेस पे आधार पर हम ब्लू शिफ्ट्स और रेड शिफ्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। यदि एन से पाई एंटीबॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रहा है तो उस केसेज के अंदर हम जानते हैं कि ब्लू शिफ्ट ऑब्जर्व होगा, और पाई से पाई एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशंस हो रहा है उस केसेज के अंदर रेड शिफ्ट ऑब्जर्व होगा। तो ये रेड शिफ्ट्स और ब्लू शिफ्ट्स जो ऑब्जर्व हुआ है हमें, इसका मेजर कारण ये है पोलैरिटी का जो इफ़ेक्ट है वो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पे सबसे ज़्यादा, उससे कम पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और सबसे कम पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। चलो ये बात आपके समझने के बाद हम देखते हैं उस डायग्राम से। यहाँ आप स्पष्ट देख सकते हैं कि पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशंस के लिए एनर्जी गैप है वो पोलर सॉल्वेंट में चेंज है। पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर एन से पाई एंटीबॉन्डिंग का जो ट्रांजिशंस के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसका मान डिफरेंट है। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है ट्रांजिशंस के लिए, और ये पोलर सॉल्वेंट के लिए एन से पाई एंटीबॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रहा है उसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम के द्वारा पोलर सॉल्वेंट में एन से पाई एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशंस के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, और ये अधिक एनर्जी होने से लैम्डा मैक्स की वैल्यू घट जाती है, और जो एब्जॉर्प्शंस बैंड है वो लोअर लैम्डा की ओर शिफ्ट होता है, और हमें ब्लू शिफ्ट ऑब्जर्व हो रहा है। ऐसा इसीलिए हुआ कि यहाँ देख रहे हैं आप नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, उसकी एनर्जी पोलैरिटी के कारण, सॉल्वेंट की पोलैरिटी के कारण नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी घट करके इस लेवल तक पहुंच गई है, और पाई एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी भी घटी है, लेकिन नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की अपेक्षा कम इसमें एनर्जी में कम डिक्रीज हुआ है। तो ये एनर्जी गैप स्पष्टते देख सकते हैं इन दोनों ट्रांजिशंस के बीच में, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। तो यही एक मेजर वजह है जिससे हमें ये ब्लू शिफ्ट ऑब्जर्व हुआ है। और इसी केस के अंदर आगे आप देख सकते हैं पाई से पाई एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशंस का, पाई से पाई एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशंस के लिए पाई से पाई एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशंस के लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर यदि हम ट्रांजिशंस करवाते हैं तो पी से क्यू पॉइंट्स की जितनी जो एनर्जी है, आप पी और क्यू पॉइंट्स देख सकते हैं, इतनी एनर्जी की आवश्यकता होगी। और यदि हम सॉल्वेंट चेंज कर रहे हैं
तो पाई एंटी बॉन्डिंग की जो एनर्जी है वो ज़्यादा घट जाएगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा घट जाने के कारण जो RS पोलर सॉल्वेंट के केस के अंदर हम जो पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं उसमें रिक्वायर्ड एनर्जी का मान कम हो जाता है, और एनर्जी कम होगी ट्रांजिशंस के लिए तो लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाएगा और हमें रेड शिफ्ट्स ऑब्जर्व होगा। चलो, ये हुई इंटेंसिटी शिफ्ट्स की बात सॉल्वेंट इफेक्ट के कारण। नेक्स्ट है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड स्टेरिक इफेक्ट। यदि हम इसके लिए मैं एग्जांपल्स लेना चाहूँगा स्टिल्बिन का। सिस एंड ट्रांस दो फॉर्म्स हैं स्टिल्बिन के, स्टिल्बिन सिस एंड ट्रांस स्टिल्बिन। आप देख सकते हैं ट्रांस स्टिल्बिन में लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज़्यादा है, लगभग 295 नैनोमीटर्स। इस और सिस स्टिल्बिन की जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो 280 नैनोमीटर है। ये दो विभेद आप देख रहे हैं 295 nm एंड 280 nm। इसका मुख्य कारण यह है कि ट्रांस स्टिल्बिन में आप देख सकते हैं ये दो फेनिल रिंग्स हैं। ये फेनिल रिंग्स ट्रांस स्थिति में होने के कारण इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा और इसकी कोप्लेनरिटी मेंटेन रहेगी। कोप्लेनरिटी मेंटेन रहने के कारण इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं वो इजी प्रोसीड होगा वनिस्पत सिस के। आप देख सकते हैं सिस स्टिल्बिन को, सिस स्टिल्बिन के अंदर देखिए आप स्पष्ट देख सकते हैं सिस स्टिल्बिन में दोनों फेनिल रिंग्स हैं वो एक साइड एक ही और है, जिससे इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस उत्पन्न हुआ। स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शन हुआ और कोप्लेनरिटी मेंटेन नहीं रह पाई सिस स्टिल्बिन में, और कोप्लेनरिटी में डिस्टॉर्शन जैसे ही हुआ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस मुश्किल से हुआ। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस यदि जहां मुश्किल से हो रहा है तो एनर्जी की अधिक आवश्यकता होगी, और एनर्जी जब ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी किसी ट्रांजिशंस के लिए तो उसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी सिस स्टिल्बिन की लैम्डा मैक्स की वैल्यू 280 नैनोमीटर्स है। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं हमारे जो 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम्स को। 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम्स में क्या होता है आप देख सकते हैं जो एसाइक्लिक जो ओपन चेन जो स्ट्रक्चर है 1,3-ब्यूटाडाइंस का वो 2 फॉर्म्स के अंदर हैं, सिसोइड्स एंड ट्रांसोइड्स फॉर्म्स। 1,3-ब्यूटाडाइंस का सिसोइड्स फॉर्म्स लेस स्टेबल होता है ड्यू टू ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स एंड ट्रांस इफेक्ट्स जो है ट्रांस स्टिल्बिन जिसको हम ट्रांसोइड्स फॉर्म कहते हैं 1,3-ब्यूटाडाइंस का वो मोर स्टेबल है। आप स्पष्ट से देख सकते हैं 97.5% इसकी स्टेबिलिटी है अपनी एस ट्रांस 1,3-ब्यूटाडाइंस की। हम कंपैरिजन कर रहे हैं ट्रांसोइड्स फॉर्म्स ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइंस एंड 1,3-साइक्लोहेक्साडाइंस। 1,3-साइक्लोहेक्साडाइंस और ट्रांसोइड्स फॉर्म्स ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइंस, इसके अंदर लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू है उसमें कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू 217 नैनोमीटर है ट्रांसोइड्स फॉर्म्स की, जबकि यहाँ 1,3-साइक्लोहेक्साडाइंस जो कि जबरन जिसको फोर्सडली सिसोइड फॉर्म्स में रखा गया, यानी साइक्लिक है तो सिसोइड फॉर्म्स है डाइइंस, इसकी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है 1,3-साइक्लोहेक्साडाइंस की 256 नैनोमीटर है, और ई मैक्स की वैल्यू ज़रूर घट गई है, यहाँ पे 21,000 है, यहाँ ई मैक्स की वैल्यू 8,000 है। तो ये लैम्डा मैक्स की मान में वृद्धि होना साइक्लिक कंडीशंस में, साइक्लिक 1,3-हेक्साडाइंस के अंदर, इसका 2 कारण हैं। एक कारण है कि ये फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन एब्जॉर्प्शंस, और दूसरा कारण है कि इस 1,3-साइक्लोहेक्साडाइंस में दोनों डाइंस एक ही रिंग्स में हैं, दोनों डबल बॉन्ड्स एक ही रिंग्स में हैं। इस इफेक्ट को होमो एनुलर सिस्टम्स कहते हैं। उस केसेस में जो लैम्डा मैक्स में इंक्रीमेंट होगा 39 नैनोमीटर्स का वो और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, जिसकी कारण हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू को हायर ऑब्जर्व कर रहे हैं 256 नैनोमीटर के करीब। तो ये आप समझ गए होंगे 1,3-साइक्लोहेक्साडाइंस के केसेस में। अब हम इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स UV विजिबल स्पेक्ट्रम में जो एब्जॉर्प्शन बैंड है उस पर हाइड्रोजन बंध का क्या इफेक्ट है।
एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कोई किसी प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, और यदि हम उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलपिंग कर देते हैं, यदि हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण उसकी जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड वीकनेस बढ़ जाती है, बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज़ में डिक्रीज होना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए मुश्किल होता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में जहाँ अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी तो हमें कम लैम्डा मैक्स की वैल्यू ऑब्जर्व होगी, और जो हमें शिफ्ट्स प्राप्त होता है वो ब्लू शिफ्ट्स प्राप्त होता है। अब हम किसी भी कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है, इसका आसानी से पता लगा सकते हैं हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। यदि हम कोई कंपाउंड है जो हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, यदि हम उसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट ऐड करने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स में कमी होगी। हाइड्रोजन बॉन्ड्स में कमी होने से उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग एसएच ले लो, या एन से पाई एंटी बॉन्डिंग जो ट्रांजिशंस ले लीजिए, उस ट्रांजिशंस के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होगी और लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाएगा और रेड शिफ्ट्स ऑब्जर्व होगा। तो रेड शिफ्ट्स किस में ऑब्जर्व होगा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। यदि कहीं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और हम उसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट की वजह से वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कमी आ रही है, उस कमी के कारण रेड शिफ्ट्स हमें ऑब्जर्व हुआ है। तो आप यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में भी जाना है। अब हमारा टॉपिक है वुडवर्ड-फाइजर रूल्स फॉर डाई-ईन्स फॉर कैलकुलेटिंग एब्जॉर्प्शंस मैक्सिमा इन डाई-ईन्स एंड ट्राई-ईन्स। Woodward-Fieser rules, it is an empirical rules for predicting the absorptions maxima for open chains or 6-member dienes proposed by R.B. Woodward and modified by L.M. Fieser। ये एक empirical rules है जिसके द्वारा हम किसी भी डाई-ईन्स में हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स, पर्टिकुलर्स कुछ बेस वैल्यू है हमें लैम्डा मैक्स की, कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स के लिए, पर्टिकुलर सिस्टम्स के लिए, और हमें इन पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए एक इंक्रीमेंट का एक निश्चित मान है। यदि कोई एल्किल ग्रुप हो या रिंग रेजिड्यू हो या SHO थायो ईथर ग्रुप हो या एल्कोहल हो या एरोमेटिक कोई सिस्टम्स है, उसमें अल्फा बीटा पोजीशंस पे यदि सब्सटीट्यूएंट्स हों तो उसमें लैम्डा मैक्स के जो इंक्रीमेंट अलग अलग हैं। तो इसको हम जानने के लिए हम एक टेबल को लर्न करेंगे। टेबल्स को आप आसानी से स्क्रीनशॉट्स लेकर के लर्न कर सकते हैं। फॉर कॉन्जुगेटेड डाइन्स की और ट्राइन्स के लिए हम यदि इथेनॉल्स के अंदर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसके लिए लैम्डा मैक्स फॉर पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशंस के लिए, और ई मैक्स का मान जो है वो 6000 से 35,000 तक होता है, इसी रेंज के अंदर होता है। तो आइए हम देखते हैं इस वुडवर्ड-फाइजर रूल्स। इस वुडवर्ड-फाइजर रूल्स को समझने के लिए कुछ सिस्टम्स के बारे में, कुछ टर्म्स के बारे में आप फेमिलियर हो जाएं। तो चलिए हम कुछ वाइट बोर्ड पर कोशिश कर लेते हैं कि कौन सा सिस्टम हेटेरो एनुलर है एंड कौन सा सिस्टम्स होमो एनुलर सिस्टम्स है। क्या एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड किसे कहते हैं, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशंस क्या है, रिंग रेजिड्यू क्या है, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए हम वाइट बोर्ड पर कुछ प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं ये जो सिस्टम्स हैं, इस सिस्टम्स में दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर हैं, तो हम इस प्रकार के सिस्टम्स को होमो एनुलर डाई-ईन्स कहते हैं। होमो एनुलर डाई-ईन्स के लिए आप देखिए यहाँ स्पॉट के अंदर आप देख सकते हैं ये जो रेड स्पॉट्स है, एक डबल बॉन्ड ये है और दूसरा डबल बॉन्ड ये है।
ये डबल बॉन्ड एक ही रिंग के होने के कारण ये होमो एनुलर डाइन सिस्टम्स कहलाता है। और इस होमो एनुलर डाइन सिस्टम्स के लिए 39 नैनोमीटर्स का इंक्रीमेंट हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते समय ऐड करते हैं। और दूसरी बात, रिंग रेजिड्यूज, रिंग अवशेष या वलय अवशेष या एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स, या आप देख सकते हैं रिंग रेजिड्यू कॉन्जुगेशंस के अंदर जो भी हमारे पास वलय अवशेष है, केवल उन्हीं वलय अवशेष के लिए हम इंक्रीमेंट को ऐड करते हैं लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त। हम देख सकते हैं एक जो रिंग रेजिड्यू है वो ये है जो कॉन्जुगेशंस के अंदर हैं, आप रेड स्पॉट्स के अंदर स्पॉट्स देख सकते हैं। दूसरा रिंग रेजिड्यू हमारा यहाँ है जहाँ आप रेड स्पॉट्स आपको ऑब्जर्व हो रहा है, इंडिकेशंस हो रहा है, ये देख लीजिए आप दूसरा रिंग रेजिड्यू। और थर्ड रिंग रेजिड्यू देख लीजिए यहाँ पे, ये एक और रिंग रेजिड्यू है। और फोर्थ रिंग रेजिड्यू आप यहाँ देख सकते हैं, ये रिंग रेजिड्यू फोर्थ का है। तो इसमें होमो एनुलर डाइन सिस्टम्स को जाना, रिंग रेजिड्यू को जाना, रिंग रेजिड्यू क्या है। और एक टर्म है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स क्या है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को कैसे पहचानेंगे। आप देख सकते हैं ये कोई रिंग है, ये रिंग है, इस रिंग से बाहर निकलता हुआ डबल बॉन्ड देखिए, गाय के सींग की तरह और हॉर्न की तरह देखिए, ये एक डबल बॉन्ड है, वो इस रिंग से बाहर निकलता हुआ है। ये जो प्रथम रिंग थी जिसमें कोई अनसेचुरेशंस नहीं है, ये एक रिंग है, इससे बाहर हॉर्न की तरह, सींग की तरह बाहर निकलता हुआ डबल बॉन्ड है, इसको हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहते हैं। दूसरा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये है, आप देख सकते हैं स्पष्ट है, ये भी इस रिंग से बाहर निकलता हुआ ये डबल बॉन्ड है, इसको भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड माना गया है। अब यदि हमें हीट्रोएनुलर सिस्टम्स के बारे में जानना है तो आइए, हीट्रोएनुलर सिस्टम्स क्या है। हीट्रोएनुलर सिस्टम्स के अंदर ये कोई रिंग है, इस रिंग के अंदर कॉन्जुगेशंस के अंदर एक डबल बॉन्ड इस रिंग में है और दूसरा डबल बॉन्ड दूसरी रिंग के अंदर है। तो इसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि दोनों डबल बॉन्ड्स अलग अलग रिंग में होने के कारण इस प्रकार की सिस्टम्स को हम हीट्रोएनुलर सिस्टम्स कहते हैं। हीट्रोएनुलर के लिए अलग लैम्डा मैक्स की वैल्यू का जो बेस वैल्यू है वो अलग है, होमोएनुलर्स के लिए अलग है। और अब एक और टर्म है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशंस। ये डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशंस क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं एक रिंग के अंदर दो डबल बॉन्ड है, तो इसको हम क्या कहते हैं, होमोएनुलर डाई-इन सिस्टम्स। इसको हम क्या कहते हैं, होमोएनुलर डाई-इन सिस्टम्स या होमोएनुलर डाइन सिस्टम्स हैं। लेकिन इस होमोएनुलर डाइन सिस्टम्स में एक डबल बॉन्ड का एक कॉन्जुगेशन और इंक्रीज हो गया, तो आप देख सकते हैं कि इस एक डबल बॉन्ड के इंक्रीजिंग से कॉन्जुगेशन में अभिवृद्धि हुई है। इस सिस्टम्स को हम, इस प्रकार के टाइप्स को हम क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशंस। देखो रेड स्पॉट्स जहाँ फ्लिप हो रहा है, ये डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशंस हैं। सिंगल डबल बॉन्ड का एक्सटेंडिंग हुआ है, इसके लिए भी 30 nm का इंक्रीमेंट लगता है। तो ये होमोएनुलर डाइन सिस्टम्स हैं। होमोएनुलर डाइन सिस्टम्स के कॉन्जुगेशन में यदि एक डबल बॉन्ड का इंक्रीमेंट हुआ है तो इसको डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशंस कहते हैं, और इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू में +30 nm का इंक्रीमेंट लगता है। तो आइए हम वुडवर्ड-फाइजर रूल्स के द्वारा हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए कुछ टेबल्स दी हुई है, उसमें हमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू और कुछ सिस्टम्स के लिए बेस वैल्यू का मान याद रखना होगा। तो देख लीजिए ये टेबल, इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अंदर अलग अलग सिस्टम्स के लिए बेस वैल्यू का निर्धारण किया गया है। जैसे होमोएनुलर डाइन सिस्टम्स हैं, होमोएनुलर डाइन सिस्टम्स के लिए आप देख सकते हैं इसकी बेस वैल्यू है
253 नैनोमीटर्स। यदि हेटेरोएनुलर डाइन सिस्टम्स हैं उसके लिए उसकी बेस वैल्यू है 215 नैनोमीटर्स, और 1,3 ब्यूटाडाइन सिस्टम्स हैं उसके लिए जो बेस वैल्यू निर्धारित है लैम्डा मैक्स की वो है 217 नैनोमीटर्स। 135 ट्राइन सिस्टम्स हैं उसके लिए 245 नैनोमीटर्स। अब इंक्रीमेंट्स क्या है इस बेस वैल्यू पे लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त हम जैसे जैसे कहीं ग्रुप ऐड हुआ हो, कोई रिंग रेजिड्यू हो, या कोई डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन हो, एंडोसाइक्लिक या एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो, या थायो ईथर या कुछ क्लोरोब्रोमो ऐसा कुछ डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, ये कोई इफेक्ट आ रहा है सिस्टम्स के अंदर, तो उसके लिए अलग अलग नैनोमीटर्स के इंक्रीमेंट लगते हैं। आप देख सकते हैं यदि एल्किल या रिंग रेजिड्यू हो तो +5 नैनोमीटर्स का इंक्रीमेंट होगा। यदि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, प्रत्येक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए +5 का इंक्रीमेंट होगा। और एल्कोक्सी समूह कहीं जुड़ा हुआ है स्पीसीज़ के अंदर कॉन्जुगेशंस के अंदर तो उसके लिए +6 नैनोमीटर्स का इंक्रीमेंट होगा। और थायो ईथर कोई समूह जुड़ा हुआ है SR कॉन्जुगेशंस के द्वारा तो +30 nm का उसका इंक्रीमेंट होगा। और यदि क्लोरोब्रोमो है तो +5 का इंक्रीमेंट होगा। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशंस के लिए +30 का इंक्रीमेंट होगा। तो इस जो ये टेबल है आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और लर्न कीजिएगा। इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व करेंगे तो आप इसको बेटर समझ सकेंगे। आप स्वयं लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने में सक्षम हो पाएंगे यदि हमें ये टेबल आराम से याद है। तो आइए कुछ हम प्रयास करते हैं एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने की। तो यहाँ है, आप देख सकते हैं कैलकुलेट लैम्डा मैक्स इन फॉलोइंग सिस्टम्स यूजिंग वुडवर्ड फाइजर रूल्स। तो एक जो एग्जाम्पल्स है आप देखो, ये फर्स्ट जो एग्जाम्पल्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसके लिए बेस वैल्यू है 250 nm। बेस वैल्यू कितनी है? 250 nm। क्यों है 250 nm? क्योंकि हमें जो यहाँ सिस्टम देख रहे हैं हम सिस्टम्स, ये सिस्टम हेटेरोएनुलर सिस्टम्स हैं। डबल बॉन्ड जो है वो अलग अलग रिंग के अंदर है, तो इसमें हेटेरोएनुलर सिस्टम्स होने के कारण इसकी जो लैम्डा जो बेस वैल्यू है वो 215 नैनोमीटर्स की है। और देख लीजिए हमारे पास रिंग रेजिड्यू देखिए स्पॉट कहाँ है, 1 रिंग रेजिड्यू, 2 रिंग रेजिड्यू, 3 रिंग रेजिड्यू और 4 रिंग रेजिड्यू। ये जो 4 रिंग रेजिड्यू आप देख सकते हैं, इसमें एक रिंग रेजिड्यू का +5 नैनोमीटर्स का इंक्रीमेंट होता है, तो 4 के लिए 20 nm का इंक्रीमेंट ये है। और कोई दूसरा सिस्टम्स इसमें है नहीं। तो इस स्पीसीज़ पर्टिकुलर स्पीसीज़ के लिए यदि हम अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड फाइजर रूल्स हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हमें 250 nm और +20 nm को ऐड करना है और लैम्डा मैक्स की वैल्यू आएगी हमारे 235 नैनोमीटर्स। इसी प्रकार ये एग्जांपल्स जो सेकंड एग्जांपल्स है इसको और ध्यान दीजिए। यहाँ बेस वैल्यू देखिए 253 nm है। ये बेस वैल्यू 253 nm क्यों है? क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ रिंग के अंदर, एक ही रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड है, तो हमारा जो सिस्टम्स है वो होमोएनुलर डाई-इन सिस्टम्स है। होमोएनुलर डाई-इन सिस्टम्स के लिए बेस वैल्यू का मान आप टेबल में देख सकते हैं 253 nm है। और इसके अलावा 3 रिंग रेजिड्यू हैं, 1 है, ये 2 हैं और ये 3 है। 3 रिंग रेजिड्यू आप देख सकते हैं आसानी से, रिंग वाले अवशेष यानी कॉन्जुगेशन से जुड़े हुए रिंग के अवशेष वाले अवशेष, प्रत्येक का +5 है, तो 3 के लिए क्या है +15 nm का और इंक्रीमेंट हो जाएगा। और एक आप देख सकते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखिए, यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देख लीजिए, ये एक रिंग है, इस रिंग में से बाहर निकलता हुआ एक्सोसाइक्लिक डबल, ये रिंग है, इस रिंग से ये बाहर निकलता हुआ एक डबल बॉन्ड है, ये हॉर्न की तरह है। इस बाहर निकलते हुए डबल बॉन्ड को एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहते हैं। इसका जो इंक्रीमेंट होता है वो +5 नैनोमीटर्स का होता है। तो आप इस सब लैम्डास मैक्स के वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट करते हैं, तो आफ्टर कैलकुलेट या हम इसका एडिशंस करने पर हमें 273 nm इसका लैम्डा मैक्स का वैल्यू प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हम
वुडवर्ड फाइजर रूल्स के द्वारा हम किसी भी स्पीशीज़ का लैम्डा मैक्स का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, बशर्ते हमें टेबल्स के में बताए गए मान आसानी से या अच्छी तरह से याद होने चाहिए। थर्ड एग्जांपल्स और देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक हेट्रोएनुलर डाई-इन सिस्टम्स है। हेट्रोएनुलर डाई-इन सिस्टम्स में आप देखिए दो डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग्स के अंदर हैं। तो इन हेट्रोएनुलर डाइन्स के लिए बेस वैल्यू का मान कितना हो गया 215 nm। ये हम टेबल्स में देखते हैं 215 nm। और इसमें 3 रिंग रेजिड्यू हैं, जिसमें +3 का नैनोमीटर का इंक्रीमेंट है। 3 रिंग रेजिड्यू कौन कौन से हैं? देखिए कट लगाया हुआ मैंने इसका जो कट लगाया हुआ है वो 1 रिंग रेजिड्यू और 2 रिंग रेजिड्यू और 3 रिंग रेजिड्यू। ये 3 रिंग रेजिड्यू, प्रत्येक का +5 है, तो 3 रिंग रेजिड्यू का कितना हो गया +15 nm और इंक्रीमेंट हो गया बेस वैल्यू पे। और यहाँ इस सिस्टम्स में एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 1 है। देख लीजिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 1 कौन सा है? ये कोई रिंग है, इससे ये बाहर निकलता हुआ एक डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड को हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहते हैं। इसका +5 का इंक्रीमेंट लगता है। तो टोटल बेस वैल्यू और इंक्रीमेंट्स को ऐड करने पर, जोड़ने पर हमें जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट हुई वो देख लीजिए 235 nm है। तो इस प्रकार हम किसी भी कंपाउंड या स्पीसीज का लैम्डा मैक्स का मान वुडवर्ड फाइजर रूल्स के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।